सबको हेलो, सबको नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हमने क्या है कि एक मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक इतिहास का लगभग 3000 MCQ क्वेश्चन तैयार किया है। ठीक है, तो लगभग एक दो वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, 30-30 क्वेश्चन का हो गया। लेकिन अब से हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, डेली 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का देखते हैं अपने 100 क्वेश्चन का पहला। वैसे तो 67। चलिए, वांडीवास का युद्ध, एक सेकंड, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। इसका क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से जल्दी इसको मिलाते चलिए, नहीं आए तो अपना लिखते चलिए। सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ठीक है, वांडीवास का युद्ध जो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नांकित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग का निर्णय कर दिया? किस एक ने भाग का निर्णय, तो वो था वांडीवास का युद्ध। देखिए, थोड़ा सा मैं बता दूं जल्दी जल्दी, हालांकि चलना है, डिस्कशन करना नहीं ज़्यादा अपने को। ये वांडीवास का युद्ध जो था, इसके बाद जो भी फ्रेंच जो थे, तो फ्रेंच का क्या था कि अस्तित्व खत्म सा हो गया। उनके पास कोई फंड नहीं बचा ताकि वो अगला युद्ध लड़ सकें। ठीक है, तो पूरी तरह से उनका साफ हो गया। कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था कर्नाटक का युद्ध? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी 100 प्रश्न हमें करने हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, समय समय पर प्रवेश किया, तो क्या हो जाएगा इसका? ई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4-2-1-3। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली। ठीक है, फिर क्या? फ्रांसीसी। फिर देखिए इधर 4-2, सॉरी 2, दूसरा आया डच। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। ठीक है, चलिए 72-73 पे हम लोग चलते हैं। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई, देखो देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो वैसे क्या है कि थोड़ा सा मैं बताना पड़ रहा है। एक सेकंड। देखिए, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन देखिए, ये जब परमिशन मांगने आए थे, स्थापना जब हुई थी, तो उस समय कौन था? अकबर था। तो उस हिसाब से ही आंसर सही है। लेकिन जब इंडिया में आए थे, परमिशन मांगने की जब बात हुई थी, तो वो जहांगीर की बात हम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है गठन के समय भारत में निम्नलिखित कौन बादशाह था? तो वो था अकबर। ठीक है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ 1760, यानी कि काउंट लाली। ठीक है, फ्रांसीसी सेनापति यही था। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका देखिए क्या आंसर हो जाएगा? 2-3-4-1।
ठीक है, 2 3 4 1 यानी पौंडीचेरी फ्रांस, ठीक है, गोवा पोर्तुगीज, ऐसे ऐसे करके देखिए 2 3 4 1, ठीक है। आगे बढ़ें। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कब हुई थी? तो 1839 में हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश कंपनियों में से किसे अधिकार प्राप्त हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसे? 78, तो वो हुआ था किसे? देखिए लीवेंट कंपनी, ठीक है। ज़्यादातर क्या है कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन हो जाएगा लीवेंट। चलिए नेक्स्ट। भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से कौन प्रथम थे? यानी कि प्रथम कौन थे? कौन क्या लाना? मुद्रालय। तो वो क्या था? पुर्तगाली थे। क्या थे? पुर्तगाली थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? बंगाल में और असम में, ठीक है। बंगाल में और असम में क्या था? सक्रिय थी। चलिए अब अगला हम लोग पार्ट थोड़ा सा चलते हैं। राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट, ठीक है। अब इस पे चलते हैं हम लोग। वो क्या था? लेटर मुगल। अब पार्ट 2, चूंकि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर हैं। चलिए, अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़ें और नीचे दिए गए गुट का सही कालानुक्रम पता करें। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका सही कालानुक्रम दे रखा है 1 2 3, ठीक है। आंसर दे रखा है, देखिए क्या, नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आउटरम्स रिपोर्ट। तो ये हो जाएगा आपका बी। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो थोड़ा सा विचार आप करें। देखिए आंसर की तरफ आप ध्यान ना दें, ठीक है। आंसर तो है ही, दे ही रखा है, आप थोड़ा खुद से इसको अटेम्प्ट करें। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला आंग्ल युद्ध, द्वितीय आंग्ल युद्ध, ठीक है। तो इसका क्या दे रखा है? 1, ना ही 1 और ना ही 2। आंग्ल युद्ध में, मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे, ठीक है। ये सब गलत दे रखा है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। शहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.21% के सामान्य शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। क्या हो जाएगा? देखिए, नहीं, ये गलत बात है। शहजादा शुजा, ये थोड़ा सा क्या है, ये गलत है। मुर्शीद कुली जाफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाने जाने की व्यवस्था दी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों की सुमा सिल्क से बचने के लिए दस्तक विक्रय कर दी, ठीक है ये, ठीक। ये इसका हो जाएगा 2 और 3। विचार कर लिया, सही है। चलिए नेक्स्ट। कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए, इसका कालक्रम बताना है। अमृतसर की संधि, चतुर्थ मैसूर युद्ध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। लाहौर की संधि, ईस्ट इंडिया की मेवाड़ से संधि। तो इसका क्या है? 2 1 4 3। क्या है? 2 1 4 3। यानी कि पहले क्या हुआ? चतुर्थ मैसूर संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि, ठीक है। उसके बाद क्या? लाहौर की संधि, उसके बाद ईस्ट कंपनी में मेवाड़ से संधि। चलिए, उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो कौन सा कथन, देखिए सही नहीं पे जाना है हम लोगों को, नहीं है, इस पे ध्यान देना है। तो क्या है, वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए, वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए, कौन, सैयद ब्रदर। ठीक है, जहांदार शाह जानते हैं कि सबसे कम उम्र का मुगल शासक था ये, लगभग 1 साल। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन चांदी का सिक्का उनके औसतम वजन के साथ सही सुमेलित है? तो क्या हो जाएगा, काजीमी 8 ग्रेन, क्या, काजीमी 8 ग्रेन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? ठीक है, सॉरी, द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली पराजित हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित किया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए आंसर दे रखा है डी। ठीक है, यानी कि जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें टीपू सुल्तान पराजित किया गया, हार गया और युद्ध के समय मध्य में दिवंगत हुआ। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सही सुमेलित है? तो क्या दे रखा है, जगत सेठ, बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वातंत्र वृक्ष का रोपण किया। कारण, टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी। ए और दोनों सही है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? आंसर है इसका बी, आर ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए, इसमें यही दे रखा है, बंगाल में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? बंगाल में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा डी, 3, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये सूची वाली क्वेश्चन ज़्यादा आ जा रहा है, थोड़ा सा सिंपल पे चलते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? क्या दूतावास स्थापित किया था? टीपू सुल्तान, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था? तो कौन था? स्लीमैन। ठीक है, ये पक्ष में नहीं था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सफदरजंग, सादत खान, खुर्शीद, हुसैन, कौन था? तो ये है आपका बी। ठीक है, सादत खान बुरहान। चलिए नेक्स्ट, अहमद शाह 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? सफदरजंग को किस पद पे? साम्राज्य के वजीर। ठीक है, साम्राज्य के वजीर। निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो कौन सी राजधानी थी? फैजाबाद। चलिए, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, क्या थी? श्रीरंगम, यानी कि श्रीरंगपट्टनम। बिडनूर, लुंड, केनरा, गुहा किस शासक के काल से संबंधित है? क्या क्या? बिडनूर, लुंड, गुहरा
केनरा किस शासक से? प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा विभाजित क्षेत्रों से। ठीक है। मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख था वांडियार वंश का विरोध। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में, जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किस मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? तो किसने संभाली थी? जनरल हैरिस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? अवध। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 1769 में, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। चलिए, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। किधर? पोलीलूर में, है ना। चलिए, सॉरी ये तो गलत हो गया, 1799 होना चाहिए। देखिए 9969, सॉरी। चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ? कौन सा युद्ध था? प्रथम मैसूर युद्ध। ठीक है। 1767 से देखिए 1769, ये क्या होगा? चलिए नेक्स्ट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई किसको? श्रीरंगपट्टनम। पट्टम है, किधर गया? 4011 है ना, 111। टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया था। निम्नलिखित पुत्रों में से क्या हो जाएगा? मुइजुद्दीन, अब्दुल खालिक, फतेह हैदर। क्या? फतेह हैदर। चलिए, किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार ने पोर्तो नोवो में हैदर अली को पराजित किया था? हैदर अली को पराजित किया था आयरकूट। क्या? आयरकूट। निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? ब्रिटिश इतिहासकार। ठीक है, कट्टरपंथी था तो वो क्या है? पीआई रॉबर्ट्स। ठीक है, पीआई रॉबर्ट्स। ब्रिटिश जनरल जिसे हैदर अली को पोटोनोवा युद्ध में हराया, वो कौन था? ब्रिटिश जनरल जिसने हराया सर आयरकूट, अभी हमने देखा। टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था कौन से में? चौथे में। ठीक है, 1799 में। चलिए, 100। कर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें ये थे, कौन कौन से थे? अंग्रेज, निजाम और मराठे। ठीक है। 1767 से 1769 के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्तिय संधि में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं था? निजाम हैदराबाद, अंग्रेज, मराठा। तो ये तीनों थे, तो चौथा यही बच गया, ट्रेवनकोर का राजा। ठीक। अब भारत हमारा है, यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? तो ये क्या हो जाएगा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है।
पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन संबंधित है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की राजधानी किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो किसके साथ? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने निजाम तथा मराठों से सहायता प्राप्त की थी। पेरिस के राजदूत बेदा, अंग्रेजों ने अपने राज्य में कोई भाग नहीं दिया, एक हत्यारे द्वारा मारा गया, पेरिस में राजदूत भेजा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 के ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में सम्मिलित नहीं थी? तो सम्मिलित नहीं थी, तो इसका क्या हो जाएगा? रूहेल्ला। चलिए, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? टीपू सुल्तान, हैदर अली, देवराज? कौन था वो? टीपू सुल्तान था। ठीक है। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीनों में कई मायने में आगे था, क्योंकि वह सैनिक शक्तियों के लिए मजबूत आर्थिक आधार के महत्व को समझता था। वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को जानता था। क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठबंधन जोड़ बनाया था या गठजोड़ बनाया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने। ठीक है। तीन कौन कौन पक्ष थे? याद रखिएगा, अंग्रेज, मराठा और निजाम। ठीक है। रणजीत सिंह किस मसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकड़ चकिया। क्या? सुकड़ चकिया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो कौन है वो? लॉर्ड कर्नवालिस। 1784 के मुख्य रूप से निम्नांकित के आग्रह पर मंगलोर की संधि हुई। मंगलोर की संधि हुई। ठीक है। तो वो क्या था? इधर देख लीजिए, डी, यानी कि लॉर्ड मेकार्टने। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? 1761 में। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अमृतसर के संधि किसके बीच हुई? अमृतसर के संधि अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच हुई। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से सैन्य संघर्ष क्यों करना चाहते थे? अंग्रेजों से सैन्य संघर्ष क्यों करना चाहते थे? अंग्रेज के मुकाबले सैन्य दृष्टि से कमजोर होने के कारण संघर्ष से बचना चाहते थे। ठीक है। तो हो जाएगा सी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सूजा से। ठीक है। शाह सूजा से 135-36 पे चलिए। द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध इस स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? चिलियावाला। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? ये कितना डीप क्वेश्चन है, छोटा सा है। तो क्या हो जाएगा? दीनानाथ, है ना, दीनानाथ। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया? कब लिया अधिकार में?
1849 में। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। राज बल्लभ, घसीटी बेगम और शौकत जंग निम्नांकित के प्रधान शत्रु थे। किसके? सिराजुद्दौला के। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? जॉन लॉरेंस, इलियट, हेनरी लॉरेंस। इसको याद रखना है, हेनरी लॉरेंस, इलियट। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट रखिए इस पे। निम्नलिखित में से कौन डोगरा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? डोगरा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे गुलाब सिंह। आज रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया था? 1809 अमृतसर की संधि। राजा रंजीत सिंह ने, अब ये देखिए राजा रंजीत सिंह, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। नाम तो इनका रंजीत सिंह था, ठीक है। इनको राजा की उपाधि दी गई थी। 1809 में अमृतसर की संधि किसे संपादित की, जिसे उसे सतलज के ऊपर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी से। बंगाल में पलासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन। ठीक है। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नांकित में से कहाँ की गई थी? बंगाल के नवाबों की राजधानी वर्धमान, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद। क्या? मुर्शिदाबाद। ठीक है। और 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस निम्नलिखित नाजिम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दिया? कर की राशि तो क्या था? सरफराज खान। निम्नलिखित में से किसे फतेह चंद्र को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? फतेह चंद्र को जगत सेठ की उपाधि किसने प्रदान की? मुहम्मद शाह। ठीक है। 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? कौन सा कारण था? डी बताइए। सॉरी, डी बताइए। क्या डी हो जाएगा? उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। ठीक है। निजामुल हक ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? किस स्वतंत्र राज्य की? हैदराबाद की। बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद। ठीक है, कि स्थापना किसने की थी? निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ये देखिए, जॉब चौरनाक। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चौरनाल। कलकत्ता किसने बसाया? कलकत्ता किसने बसाया? ये देखिए 154। इधर आ जाइए, सॉरी, डी जॉब चरनाक। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया।
क्या मोड़ आया? सन्नह सन्नह नवाब के अधिकारों का समाप्त करना। क्या हो जाएगा? बी। चलिए 155 हो गया, तो लगभग 150 से ऊपर हमने देख लिया। अब हम लोग को क्या देखना है? एंग्लो मराठा स्ट्रगल। ठीक है, एंग्लो मराठा स्ट्रगल, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? क्या हो जाएगा? मराठाओं ने। ठीक है, मराठाओं ने। मराठों के साथ होने वाली संधि को वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। कागज का टुकड़ा मात्र मानता था पुरंदर। ठीक है, पुरंदर की जो संधि थी उसको क्या मानता था? एक कागज का टुकड़ा। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। सालबाई की संधि से किसकी समाप्ति हुई? सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण था? मराठों को आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। ठीक है, अंग्रेजों का हस्तक्षेप। निम्नलिखित में से कौन से शब्द युग्म सही सुमेलित हैं? ठीक है, नहीं बोल रहा है बोल रहा है। ठीक है, तो क्या दे रखा है? 2 और 3, यानी कि 1790 या 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर। ठीक है, और देखिए इधर क्या, 1824 या 26 में प्रथम। चलिए 160 है, 61 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता में सचमुच वंचित हो गए? किस संधि से क्या था? वो अपनी क्या था? फ्रीडम खो बैठे, तो वो क्या था? बेसीन की संधि। ठीक है, निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया? फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1891 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। तो क्या हो जाएगा ये? 1 और 3, यानी कि नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, पहला। चौथा, कि बाजीराव, ठीक से देखिए, नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था। ठीक है, चलिए दूसरा क्या हो जाएगा? 3 नंबर है ना, पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। पेंशन की जो मंजूरी थी वो वंशानुगत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या था, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन कोई नहीं। ये इनकी एक पॉलिसी थी। ठीक है, एक सिस्टम ये लोग चलाते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आप बोल सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, LAPSE। तो इसको क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखिए ये कहता क्या था कि देखिए, कोई भी जब राजा था, कोई भी मान लीजिए राजा है, ठीक है, वो क्या है, अगर मर जा रहा है, ठीक है, राजा क्या है कि अगर मर जा रहा है तो उनकी जो टेरिटरी है, उनका जो क्षेत्र है, साम्राज्य है, सब कुछ क्या हो जाएगा?
ब्रिटिश एम्पायर को पास हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्रिटिश एम्पायर को पास हो जाएगा अगर उन्होंने क्या है कि गोद लिया हुआ उनका बच्चा है। ठीक है, उनके पास अगर गोद लिया हुआ बच्चा है, एडप्टेड अगर कोई उनकी सन है, ठीक है, एडप्टेड उनका कोई हियर है, अगर वंश है, तो उसके बदले क्या है, वो टेरिटरी पास हो जाएगी किसको, ब्रिटिश को चली जाएगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते क्या था, ये पूरा किस्सा हुआ। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वेलेस्ली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया, किस शर्त पर मदद, तो क्या था, उनके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पर, उनके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पर। चलिए, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें। आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें। अर्जुन गांव की संधि, देव गांव की संधि, बेसिन की संधि। ठीक है, तो क्या है ये, 3-2-1। ठीक है, पहले बेसिन, फिर देवगांव, फिर अर्जुन। चलिए, 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो वो क्या था, बाजीराव। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने। चलिए 65 पे 66 पे चलेंगे ना। इन कथनों पे विचार कीजिए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है, दोनों तुक ही नहीं बैठ रहा। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली या लोदी नहीं। ठीक है, अब देखिए, इब्राहिम लोदी का जो था वो बाबर से हुआ था पहला युद्ध, तो वो पहला था बैटल ऑफ जो पानीपत, पहला प्रथम था, 1556 की बात है वो, सॉरी। ठीक है, उसमें बाबर और लोदी थे। लेकिन जो तीसरा बैटल था पानीपत का, उसमें अहमद शाह अब्दाली थे और इधर मराठा थे। ठीक है, यानी सदाशिव राव जो थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, ये क्या था, गलत है। चौथा जो आंग्ल युद्ध था, आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी, उसमें क्या था कि इनकी मृत्यु हुई थी। पलासी का युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ये तो सब जानते हैं, ये सही है। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी 1757। ठीक है, इसमें क्या था, मीर जाफर के साथ मिलके सिराजुद्दौला के हुआ था। एक्चुअली क्या था, ये तो युद्ध ऐसे बोला जाता है युद्ध हुई, लेकिन वो फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि सेना इनकी लड़ी ही नहीं थी। मीर जाफर ऐसे सेनापति था, तो सेना लड़ी ही नहीं थी, तो युद्ध हुआ नहीं, तो वैसे ही ये पराजय हो गए, तो इनको जेल में डाल दिया गया। अब बाद में इनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सुमेलित नहीं है, तो वो है डी, लॉर्ड कर्नवालिस और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध। लॉर्ड कर्नवालिस और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध। ठीक है, चलिए 1775 और 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ। किस संधि के द्वारा, सालबाई संधि। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा था किससे, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। किससे, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। हो गया 170। चलिए
तो इसके बाद इतना हम लोगों ने देखा, लगभग 167 से, सॉरी 67 से देख रहे हैं तो 103, लगभग 100 से ज़्यादा हमने क्वेश्चन देखे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध के बारे में। तो देखिए इसमें क्या था कि जो मैसूर युद्ध हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर, 1767 से लेके 1767 से लेके 1799 तक चला। एंग्लो जो मैसूर वॉर था वो 1799 से चला था। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या था कि जो पहला जो मैसूर वॉर था, लगभग 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ AM, एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो लगभग 4 हुआ था। ठीक है, तो पहला जो मैसूर वॉर हुआ था, ठीक है, वो हुआ था किसके बीच में? हैदर अली। ठीक है, कब? हैदर अली, मैं लिख दे रहा हूँ, हैदर अली, ध्यान दीजिएगा, सुन भी लीजिएगा, आप लोग लिख लेंगे। हैदर अली जो नवाब थे किसके? मैसूर के। तो मैसूर के नवाब और वैरन हेस्टिंग के बीच में हुआ था पहला 2 मैसूर वॉर। ठीक है, पहला 2 मैसूर वॉर, टोटल कितने? 4 हुए थे, 1769 से लेके 1799 तक। ठीक है, तो हैदर अली और वैरन हेस्टिंग के बीच में क्या हुआ था? पहला 2 मैसूर वॉर हुआ था। ठीक है, पहला जो मैसूर वॉर क्या था? 1767 से लेके, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1767 से लेके 1769 तक ये युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या था? पहला जो हुआ उसमें क्या था? वो जीत गए थे हैदर अली। हैदर अली ने क्या था? जीत गए थे। लेकिन दूसरा फिर जैसे हुआ, ठीक है, वो माहे के पोर्ट के लिए हुआ। एक पोर्ट है माहे, ठीक है, किला है एक, माहे के पोर्ट के लिए हुआ। ठीक है, अब वो जो पोर्ट था, देखिए उसमें क्या था कि जो यूरोपियन थे उसके ट्रेड का एक द्वार था, एक तरीके की एंट्री हो गई थी। तो ये जो बात क्या थी, अच्छी नहीं लगी किसको? जो अंग्रेज थे इसको। ठीक है, तो दूसरा मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या था? दूसरा मैसूर युद्ध कब हुआ? ये तो मैं पहला यहां कर दे रहा हूं, मैसूर युद्ध। दूसरा आपका हो गया 1779 से लेके 1784 तक। ठीक है, 1784 तक दूसरा मैसूर युद्ध हुआ। अब इसमें क्या था कि हैदर अली हार गए थे। इसमें तो हैदर अली जीत गए थे, इसमें हैदर अली हार गए थे। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या था, जो ब्रिटिश थे और जो मैसूर थे, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की। ठीक है, कि ट्रीटी क्या साइन हुआ कि कभी भी मान लीजिए अटैक होता है किसी तीसरे के द्वारा, समझ रहे, दोनों में एक संधि हो गई। ठीक है, कि अगर किसी तीसरे के द्वारा अटैक होता है तो दोनों मिलके लड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये बात हुई। चलिए अब चलिए उसके बाद क्या हुआ कि जब हैदर अली मर गया, सॉरी, तो उसके बाद टीपू सुल्तान क्या था? वहां बना। ठीक है, और मैसूर उस टाइम देखिए क्या था कि मसाला का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था उस टाइम मैसूर, यानी कि मसाले के व्यापार का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था मैसूर। अब जब टीपू सुल्तान आए तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, उनको अच्छी नहीं लगी कि ब्रिटिश यहाँ पे वो व्यवसाय करें, कहाँ? मैसूर में। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, चलिए कि जो वॉर है वो निकल पड़ा। ठीक है, तीसरा वॉर हो गया था क्या? मैसूर का। देखिए 1789 से, अब सीधी सी बात है, रीजन आप समझ गए होंगे कि वो व्यापार पे रोक लगा दी उन्होंने। 1792 में क्या था? तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, 92 में। अब इसमें जो तीसरा मैसूर हुआ तो इसमें कौन कौन थे? हम लोगों ने पढ़ा भी, 3 लोगों ने एंट्री की। एक तो क्या था कि ब्रिटिश थे, दूसरे क्या था, जो निजाम थे हैदराबाद के, और तीसरे क्या थे, जो मराठा थे। इन तीनों ने मिलकर ये युद्ध लड़ा था।
ठीक है। और क्या था, टीपू सुल्तान इसमें हार गया, है ना। अब यही करने के बाद खेल आगे बढ़ा, तो चौथा जो युद्ध हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, तो चौथा कब हुआ था, वो हो गया था 1700 कितना 98 से लेके 1799 में ये युद्ध हुआ था, यही फाइनल था। इसके बाद एकदम सब खत्म। इसमें क्या था कि इसमें वो हार गए थे, हारने के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। तो ये अपना 4 वॉर रहा किसका, एंग्लो मैसूर वॉर का, ठीक है। चलिए चलिए, धन्यवाद।